हेलो नमस्कार साथियों दोस्तों आज अपने करेंगे शरीर द्रव और परिसंचरण जो अपना जैव प्रक्रम के अंदर परिसंचरण तंत्र आपका जो चैप्टर है वो आज करने वाले हैं। एनसीईआरटी 11 जीव विज्ञान जो अपनी चल रही है, तो आज का रहेगा शरीर द्रव और परिसंचरण। इसमें जानेंगे कौन कौन से जो प्रश्न हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो आपके रीट मुख्य परीक्षा में इनके आने की पूरी संभावना। इसमें देखिएगा कौन कौन से वो प्रश्न हैं। इससे पहले मैंने आज 7 वीडियो है जो एनसीईआरटी 11 जीव विज्ञान से संबंधित जो चैप्टर थे, पादप श्वसन है, कोशिका वगैरह है, इनसे करवा दी थे। और वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं नानी क्लासेस सी सर चैनल पर। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछली बार भी एनसीईआरटी 11 जीव विज्ञान से लगभग 7 से 8 प्रश्न आए थे। एक चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न आते हैं। चलिए इसमें देखिएगा आज का जो अध्याय है 15 नंबर अध्याय रहेगा। और ये जो है पंद्रह नंबर अध्याय है और शरीर द्रव और परिसंचरण तंत्र जो अपने जैव प्रक्रम में दे रखा है वो ही चैप्टर है। देखिएगा इसमें क्या क्या आपने पढ़ने वाले हैं और इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इसमें देखो रुधिर है, इसके बारे में अपनी पढ़ेंगे। लसिका ऊतक द्रव क्या है और परिसंचरण पथ क्या होता है। द्विपरिसंचरण है, हृदय क्रिया का नियंत्रण है और परिसंचरण से संबंधित रोग कौन कौन से होती है, इन सभी को अपने पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अब देखो इसमें जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण एवं अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होनी चाहिए। ये अपने पढ़ लिया था, कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था कि कोशिकाएं जो है जीवित कोशिकाएं उनको रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और भरपूर मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है, जिसके सारे वो अपना जीवन यापन करती है या जीवित रह सकती है। ऊतकों की सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है लगातार निष्कासन आवश्यक है। यानी कि जो ऊतक वगैरह होती है हमारे शरीर में, जो श्वसन का चैप्टर में अपने पढ़ा था, ऊतकों की सहायता से क्या होता है कि हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड है शिराओं के माध्यम से और फुफ्फुसीय ध्वनि के माध्यम से फेफड़ों से तक जाती है और वहाँ से इनका क्या होता है आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से हर तक रुधिर में पहुँचती है और इस प्रकार ये प्रक्रिया प्रत्येक ऊतकों तक पहुँचाने का कार्य करती है। अतः इन पदार्थों की कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए। सरल प्राणी जैसे स्पंज है, सिलिंट्रेट है, बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यानी कि बहुत सारे जीव है जो बाहरी शरीर के माध्यम से क्या करते हैं, इनका आदान प्रदान जल वगैरह करते हैं। और जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त होता है। इसमें क्या होता है, मनुष्य जैसे उच्च प्राणी हैं उनमें क्या होता है, रक्त होता है। रक्त के माध्यम से क्या करते हैं, गैसों का और अन्य पदार्थों का शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य क्या करेगा, रक्त करेगा। जितना भी अपने खाते हैं उनका जो जूस निकलता है, प्रकार से एक एनर्जी निकलती है, वो क्या होती है, रक्त के माध्यम से क्या होती है, प्रत्येक शरीर के अंग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस उद्देश्य में काम आने वाले सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शारीरिक द्रव जैसे लसिका है भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में अपने पढ़ने वाले हैं रुधिर और लसिका यानी कि ऊतक द्रव्य है, इनका संगठन पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है और ये किस प्रकार कार्य करेंगे। चलिए इसमें देखो नेक्स्ट है रुधिर। देखो रुधिर क्या है। जो रुधिर है यानी कि ब्लड है, रक्त एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से ये आ जाता है कि रक्त एक प्रकार का ऊतक है, तो किस प्रकार का ऊतक है। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि एक रक्त जो है एक स्योंजी ऊतक है। याद रखना, रक्त क्या है, एक स्योंजी ऊतक है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। इसमें द्रव अधात्री मैट्रिक्स और प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं होती है। वो प्लाज्मा और संगठित संरचनाएं होती है। देखो प्लाज्मा क्या होता है, 55% इसमें प्लाज्मा होगा और 45% क्या होगा, संगठित संरचनाएं होगी, जिसमें आरबीसी है, डब्ल्यूसी है और क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स अन्य संगठित पदार्थ जो होते हैं
उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा जो भाग होता है 55% भाग होता है। अब देखो इसमें प्लाज्मा में परद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। ये क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, यानी कि परद्रव्य की 55% भाग को घेरता है और इसके अंदर 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि प्लाज्मा के रक्त का जो आयतन है पूरा रक्त का आयतन है वो 55% है और उसके अंदर जल की मात्रा कितनी है, वो है 90 से 92% जल की मात्रा है और 6 से 8% क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो विभिन्न कार्य करती है, रक्त का थक्का जमाना और अन्य विशिष्ट कार्य करती है जो अपने आगे पढ़ने वाले हैं। तो जानेंगे कि प्रोटीन कौन कौन सी है और ये किस प्रकार कार्य करती है। जैसे प्रोटीन देखो, फाइब्रिनोजन है, ये आपने पढ़ा होगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है। ये क्या प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या संगंधन में सहायता होती है, यानी कि यहाँ से याद रखना फाइब्रिनोजन के बारे में। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है और ये क्या करती है, आवश्यकता पड़ने पर रक्त का थक्का बनाने और या फिर इसका संगंधन बनाने में सहायता करती है। इसमें एक प्रोटीन और है, नेक्स्ट देखो ग्लोबुलिन प्रोटीन। इसका देखो क्या कार्य है। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है इसका उपयोग कैसे कहाँ होता है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में। अलग अलग याद रखना कि ग्लोबुलिन प्रोटीन है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में इसका उपयोग होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इसका उपयोग होता है प्रासरणी संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। और अपने ये पढ़ा फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये रक्त का थक्का बनाने की या स्कंदन के लिए सहायक है। ग्लोबुलिन प्रोटीन है शरीर की प्रतिरक्षा के लिए। ये अलग अलग आपसे मिलाने के लिए दे सकता है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के लिए याद रखना प्रासरणी संतुलन के लिए है। और प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है और क्लोरीन है, ये भी इनको भी याद रख लेना। ये इसमें जो खनिज आयन है प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में निम्न में से कौन कौन से जो खनिज आयन है पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्लोरीन है, ये पाए जाते हैं। शरीर में संकरण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो ग्लूकोज भी इसमें पाया जाता है, जो शर्करा है, अमीनो अम्ल है, प्रोटीन जो है ये, और लिपिड भी है, ये पाए जाते हैं। और दीर्घ का थक्का बनाने अथवा स्कंदन में अनेक कारक परद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। और बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। सीरम भी आपने नाम सुना होगा। तो सीरम का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का क्या प्लाज्मा है। अगर इसमें थक्का जमाने वाले जो कारक है इनको बाहर कर दिया जाए प्लाज्मा से, तो ये क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। सीरम के लिए भी याद रखना, यहाँ से भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है कि सीरम क्या होता है, यानी कि बिना थक्का जमाने वाले कारक है प्लाज्मा से बाहर कर दिया जाए तो क्या बनेगा, सीरम का निर्माण होता है। अब देखो इसमें संकटित पदार्थ कौन कौन से होते हैं, संकटित पदार्थ कौन कौन से होते हैं और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपके बनेंगे। इसमें देखो लाल रुधिर कणिका को क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट। जहां भी आपको ये नाम आए कि एरिथ्रोसाइट क्या होती है तो आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए ये है आरबीसी है। लाल रुधिर कणिका को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। श्वेताणु है यानी कि डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट इसको बोला जाता है। पटिकाणु, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट इसको बोला जाता है, याद रखना। और संयुक्त रूप से संकटित पदार्थ होते हैं और ये रक्त के लगभग 45% भाग को घेरते हैं। 55% तो हो गया प्लाज्मा और 45% क्या हो गया, ये संकटित पदार्थ है। लाल रुधिर कणिका, श्वेताणु और पटिकाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट या इसको बोला जा सकता है प्लेटलेट्स होती है। अब देखो इसमें एरिथ्रोसाइट रक्ताणु क्या क्या होता है। या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है। सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछा जाए संकटित पदार्थों में तो क्या आ जाएगी, एरिथ्रोसाइट आ जाएगी, यानी कि आरबी से आ जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य में कणिकाएं लगभग कितनी होती है, 5 से 50 लाख प्रति घन मिमी होती है। 5 है यहाँ पर, ठीक है, 50 नहीं है, 5 से 50 लाख प्रति घन मिमी या 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी होती है। और वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती है। याद रखना कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है,
बहुत बार ये प्रश्न बना हुआ है कि आरबीसी का निर्माण निम्न में से कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, याद रखना है, वयस्क अवस्था में। और अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, अधिकतर, यानी कि सभी में नहीं कह सकते। आगे आप पढ़ोगे आरबीसी है, आरबीसी की जो कणिकाएं हैं इसके अंदर क्या होता है, अधिकतर जो है, सभी में नहीं, अधिकतर है, कुछ एक में तो केंद्रक होता है और अधिकतर में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी में आगे आप पढ़ोगे इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें थोड़ा सा अंतर याद रखना। डब्ल्यूबीसी में कुछ ये जो कणिकाएं हैं इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी है इसमें कुछ में तो पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं, तो इनकी आकृति क्या होती है, उभय अवतल होती है, उभय अवतल या बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव बोल सकते हैं, या उभय अवतल क्या होती है, इनकी आकृति होती है। और इनका लाल रंग है, एक लोहा युक्त जटिल प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। ये भी प्रश्न बनता है कि रक्त का लाल रंग है किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और एक प्रश्न ये बनता है कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है, तो याद रखना आयरन पाई जाती है, लोहा जो है हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये क्या करता है, रुधिर को लाल बनाने का कार्य करता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिली रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जब भी आपने रक्त की जांच कराई होगी तो यह आपको बोला होगा कि आप में इतने ग्राम रक्त है, खून है, ब्लड है। इसमें क्या होता है कि 12 से 16 ग्राम, मिनिमम 12 ग्राम होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य में और मैक्सिमम 16 ग्राम हो सकता है, तो वो एक स्वस्थ मनुष्य कहलाएगा। 12 से 16 ग्राम याद रखना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 12 से 16 ग्राम होनी चाहिए। ये एक आयतन है इस प्रकार का कि 100 मिली रक्त होता है, उसके अंदर ये निर्धारित किया जाता है कि इतनी अगर हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर रक्त प्रचुर मात्रा में है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है, 120 होती है। और तत्पश्चात इनका विनाश फलिया में होता है। फलिया है, प्लीन है, उसके अंदर क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं का नष्ट होती है, या लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, फलिया को कहा जाता है, याद रखना। फलिया को, या स्प्लीन है, इसको क्या कहा जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये याद रखना। देखो इतनी से पैराग्राफ में से लगभग आपके 8 से 9 प्रश्न बन गए, इनको याद रखना इस प्रकार, ठीक है। कि इनकी लाल रुधिर कणिकाएं, इनकी जीवन काल है, लाल रुधिर कणिकाओं की कब्रिस्तान किसे कहेंगे, इसका निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में होगा। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त को रेड बनाने का कार्य करता है। और इनमें कौन सी धातु पाई जाती है। और एरिथ्रोसाइट की संख्या है, रक्ताणुओं की संख्या कितनी होती है, 5 से 50 लाख प्रति घन मिमी, या 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी होती है। इनकी संख्या को याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें ल्यूकोसाइट क्या होती है। इनकी WBC सफेद रुधिरी कणिकाएं, ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से सफेद रुधिरी कणिकाएं कहती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसकी वजह से इसका रंग कैसा होगा, सफेद होगा। और इसको क्या बोला जाता है, सफेद रुधिर कणिकाएं, यानी कि WBC बोला जाता है। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, WBC में क्या होता है, केंद्रक पाए जाते हैं, याद रखना। RBC है, RBC में सभी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, थोड़ा सा मैंने ऊपर गलत बता दिया आपको थोड़ा, ठीक है। RBC में क्या होता है, केंद्रक पाए जाते हैं, सभी में नहीं पाए जाते, कुछ में केंद्रक पाए जाते हैं, कुछ में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। परंतु WBC है, WBC में केंद्रक पाए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। जितनी भी WBC कोशिकाएं हैं, कणिकाएं हैं, उसमें क्या होता है, केंद्रक पाए जाते हैं। तो इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 6000 से 8000 प्रति घन मिमी रक्त होती है। 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती है। और RBC की अपनी बड़ा कितनी होती है, 5 से 50 लाख प्रति घन मिमी होती है। सामान्यतः ये कम समय में तक जीवित रहती है। इनको 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। देखो, कणिकाणु है और अकण कोशिका है। कणिकाणु को क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, और अकण कोशिका है, इसको क्या कहते हैं, अग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, ये क्या होती है, कणिकाणु के प्रकार हैं। इनका आप अलग से नोटबुक में थोड़ा सा लिख लेना। कणिकाएं
WBC में कौन कौन सी है, और इसमें अकणिक कोशिका कौन कौन सी है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, ये कणिकाणु है। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या हो गए, अकण कोशिका हो गई। श्वेत रुधिरी कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या सबसे अधिक होती है। WBC में किस प्रकार की कोशिकाएं हैं या कणिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है, न्यूट्रोफिल की सर्वाधिक होती है। याद रखना, न्यूट्रोफिल की संख्या सर्वाधिक होती है, और ये कितनी होती है, लगभग 60 से 65% होती है। और बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है, ये लगभग 0.5 से 1% के मध्य होती है। सबसे अधिक पूछा जाए तो न्यूट्रोफिल है, सबसे कम पूछा जाए तो बेसोफिल संख्या होती है। अब देखो इनके कार्य क्या है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जितने भी WBC के अंदर कणिकाएं या अकण कोशिका पाई जाती है, इनके मुख्य रूप से कार्य कौन कौन से हैं, यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनते हैं। देखो यहाँ से न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट है 6 से 8% होती है, और बक्षण कोशिका कहते हैं। पिछली बार भी यहाँ से एक प्रश्न आया था 2023 में, हालांकि इसमें एक बात और लिखी हुई थी। देखो वो प्रश्न कौन सा था, सविताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा बक्षणकारी होती है, क्या कहलाते हैं। उसमें एक ऑप्शन आपके ये था मोनोसाइट। तो मैं मान सकता हूँ कि ये प्रश्न यहाँ से बना था, क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है बक्षण कोशिका है, और ऑप्शन के आधार पर देखें तो केवल मोनोसाइट इसका आंसर बन रहा था, ये प्रश्न बना था। तो याद रखना, बक्षण कोशिका जो है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों होती है। न्यूट्रोफिल की संख्या सर्वाधिक होती है WBC के अंदर, जो अंदर प्रवेश करके बाह्य जीवों को समाप्त करने का कार्य करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपरिन आदि का स्राव करती है। तो बेसोफिल होती है, इनकी मात्रा कम होती है। ये क्या करती है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपरिन को आपने पढ़ रखा होगा। हिपरिन क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने से रोकने का कार्य करता है। हिपरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इओसिनोफिल है, 2 से 3% होती है, ये संक्रमण के बचाव का कार्य करती है। ये भी याद रखना, इओसिनोफिल है, ये क्या करेगी, संक्रमण से बचाव का कार्य करती है। इसकी संख्या जो होती है 2 से 3% होती है, तथा एलर्जी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित रहती है। जितनी भी हमारे शरीर के अंदर एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है, उसमें कौन सा एक होती है, इओसिनोफिल होती है। ठीक है, WBC क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को रक्षात्मक कार्य करने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कणिकाएं हैं, और कणिकाएं कोशिकाएं पाई जाती है, वो भक्षणकारी कई प्रकार की होती है। जैसे अपने पढ़ा मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल क्या होती है, भक्षणकारी होती है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी बाह्य जीव प्रवेश करता है, उनको क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। और बेसोफिल में हिस्टामिन, सीरोटोनिन है, हिपरिन आदि पाई जाती हैं। और इओसिनोफिल है, इस संक्रमण से बचाव और एलर्जी प्रतिक्रियाओं के सम्मिलित रहते हैं। लिम्फोसाइट है, देखो 20 से 25% क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट होता है। ये मुख्य 2 प्रकार का होता है, B और T लिम्फोसाइट। B और T दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट है, जो शरीर की प्रतिरक्षा के लिए क्या उत्तरदायी होती है। लिम्फोसाइट के बारे में याद रखना, लिम्फोसाइट का कार्य क्या रहता है, शरीर की प्रतिरक्षा करने का कार्य करते हैं। तो अलग अलग आप इनको थोड़ा सा लिख लेना कि शरीर की प्रतिरक्षा के लिए कौन है, लिम्फोसाइट है। और भक्षण कोशिका कौन कौन सी है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल है। और एलर्जिक प्रतिक्रियाओं के लिए कौन सी है, तो इओसिनोफिल है। इनका थोड़ा सा अलग लिख लेना, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो पट्टिकाणु क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होती है, और क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट, या इसको बोला जा सकता है कि अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका होती है, मेगा कैरियोसाइट होती है। मेगा कैरियोसाइट क्या होती है, अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका होती है, कि टुकड़ों में विखंडन से बनती है। यानी कि प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का निर्माण, देखो इस लाइन को आप अच्छी तरह से याद कर लेना कि थ्रोम्बोसाइट है या प्लेटलेट्स है, इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण जो होता है, अस्थि मज्जा की विशेष जो कोशिका होती है, उनके टुकड़ों के विखंडन से बनती है। और रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिमी होती है, प्रति घन मिमी होती है। आरबीसी की आपने पढ़ा कि आरबीसी संख्या कितनी होती है, 5 से 50 लाख होती है। और WBC है, इसकी संख्या कितनी होती है, 6000 से 8000 प्रति घन मिमी होती है। और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति घन मिमी इसकी संख्या होती है। इनकी संख्या भी आप अलग अलग याद रखना।
प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की संख्या की कमी के कारण क्या होता है, स्कंदन में विकृति आती है। यानी कि प्लेटलेट्स का मुख्य जो कार्य है, रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करती है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो स्कंदन की विकृति हो जाती है, जिससे शरीर से क्या होता है, अधिक मात्रा में रक्त बाहर बहेगा। ठीक है, रक्त शरीर में क्या हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी। अब देखो रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। जैसे कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में विभिन्न होता है। यानी कि दिखने में तो एक जैसे है, रेड कलर का दिखाई देता है, परंतु फिर भी क्या होता है, अलग अलग होते हैं। रक्त का कई तरीकों से समूहीकरण किया जाता है, जिसमें दो प्रकार के प्रमुख है। एबीओ समूह होता है, एक होता है आरएच समूह। तो याद रखना, एबीओ समूह और आरएच समूह। एबीओ समूह से पिछली बार एक प्रश्न आया था, यानी कि इस चैप्टर से आपके 2 प्रश्न पिछली बार एग्जाम में बने थे, जो रीट मुख्य परीक्षा 2023 में थी। देखो कौन सा प्रश्न बना था। एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। ये एंटीजन ए और बी होते हैं। 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में, ए और बी। इसकी वजह से को 4 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है एबीओ समूह को, जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 रक्त समूह जैसे ए बी है, ए है, बी है, ए बी है और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हुए देखो इसमें मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइडेशन किया हुआ है। पिछली बार एक प्रश्न आया था, ए बी समूह है सार्वत्रिक ग्राही जो है, इसके अंदर जो प्रतिजन है और प्रतिरक्षी है, प्रतिजन या एंटीबॉडी की स्थिति बतानी थी कैसी होती है। तो इसमें जैसे ए बी समूह है, इसमें प्रतिजन ए बी होता है और प्रतिरक्षी जो होता है अनुपस्थित होता है, और सर्वाधिक क्या होता है, अदाता होता है, सर्वाधिक ग्राही होता है, सार्वत्रिक ग्राही होता है। यानी कि ए बी से भी रक्त ग्रहण करता है, ए से करता है, बी से करता है और ओ से भी करता है। तो देखो इसमें से एक याद कर लेना आप, प्रतिजन को केवल याद रखना, और इसका जो अपोजिट होगा वो इसका क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा। जैसे रक्त समूह ए है, रक्त समूह ए है, इसके अंदर प्रतिजन ए पाया जाता है और प्रतिरक्षी बी पाया जाता है, और रक्तदाता क्या समूह ए और बी होता है। यानी कि ए और बी, ए और ओ से रक्त ग्रहण करते हैं। और बी है, इसमें प्रतिजन बी होता है और एंटीबॉडीज क्या होता है, ए होता है, और बी और ओ से क्या करता है, रक्त को ग्रहण कर सकता है। ए बी रक्त समूह है, ये प्रतिजन ए बी पाया जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर एंटीबॉडी जो होता है अनुपस्थित होता है। यानी कि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और ए बी, ए और बी और ओ से क्या करता है, रक्त ग्रहण कर सकता है। अगर ओ की बात करें, इसके अंदर प्रतिजन नहीं होता। प्रतिजन नहीं होने की वजह से क्या होता है, इसको सभी ग्रहण कर सकते हैं। और प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी है, इसके अंदर ए और बी पाया जाता है, और रक्त दाता समूह यानी कि ओ है, केवल ओ से ही रक्त ग्रहण कर सकता है, ओ से भी रक्त ग्रहण कर सकता है। देखो इस वजह से क्या होता है, रक्त समूह की वजह से दाता एवं ग्राही अदाता होता है। रक्त समूह का रक्त चढ़ाने से पहले इनकी क्या होती है, जांच की जानी चाहिए। सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त संगंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने से गंभीर जो परेशानियां आती है उनसे बचा जा सकता है। यानी कि जब भी आप रक्त की आवश्यकता होती है आपको, तो इससे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, रक्त की जांच करते हैं कि किस समूह का रक्त है, तो उसके अनुसार उसको रक्त को चढ़ाया जाता है। चलिए इसमें नेक्स्ट देखिए। देखिए उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ क्या है, एक स्रावदाता है। यानी कि रक्त समूह जिसका ओ है वो स्रावदाता है, किसी को भी रक्त दे सकता है। देखो ये मुख्य रूप से रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। इसके आगे ये और आरएच एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर ये थोड़ा और इनका डिवाइडेशन हो जाता है। जो सभी समूह को रक्त प्रदान कर सकता है, रक्त समूह ए बी स्राव अदाता है, यानी कि सभी से ये रक्त ग्रहण कर सकता है, जो सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है। तो चलिए कमेंट में बताइए कि आपका रक्त समूह क्या है। नेक्स्ट एक इसमें रक्त आरएच रक्त समूह। देखो आरएच समूह जो होता है, अभी अपने पढ़ा कि ए बी समूह, इसमें
ए प्रकार का, बी प्रकार का, ए बी और ओ प्रकार का अपने पढ़ा। अब आता है कि रक्त आरच समूह के कारण क्या होते हैं, ये क्या चीज होता है। क्योंकि रक्त जब आदान प्रदान करते हैं तो इसकी भी जांच की जाती है, आरएच नेगेटिव है, आरएच पॉजिटिव है, कोई यहाँ से भी थोड़ी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। एक अन्य प्रतिजन एंटीजन, ये क्या है, एंटीजन है। तो पहला तो आप याद रखना, ये एक एंटीजन है न कि एंटीबॉडी, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना। आरएच एंटीजन है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। तो यह आरएच एंटीजन रिसेस मंदिर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है, यानी कि इसकी खोज जो हुई थी रिसेस मंदिर में सर्वप्रथम ये पाया गया था आरएच एंटीजन। उसके बाद ये इसको पता चला कि ये मनुष्य में भी पाया जाता है, जो लगभग 80% जो मनुष्य है उनके अंदर आरएच समूह पाया जाता है, आरएच समूह के अंदर आरएच एंटीजन पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को जिनमें आरएच एंटीजन है वो आरएच सहित यानी कि आरएच पॉजिटिव कहते हैं। जिसमें एंटीजन होगा वो क्या हो जाएगा, आरएच पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें वह नहीं होता वो क्या होता है, आरएच हीन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी रक्त समूह को रक्त दिया जाता है किसी को, इसमें आरएच समूह की भी जांच होती है, क्या यह आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब, क्योंकि ये एंटीजन होता है, तो आरएच हीन है या आरएच नेगेटिव है, उनको दोनों का जब ब्लड मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, जिसमें शरीर के अंदर रक्त की कमी या अन्य प्रकार की समस्या हो सकती है। यदि आरएच रहित, यानी कि आरएच रहित का मतलब क्या हो गया, आरएच नेगेटिव हो गया, कि व्यक्ति के रक्त को आरएच सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन जो है आरएच नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बना लेती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले क्या होता है, आरएच समूह को मिलान भी आवश्यकता है होती है। एक विशेष प्रकार के आरएच योग्यता को, जैसे एक गर्भवती महिला है, मान लीजिए गर्भवती महिला है, वो है आरएच नेगेटिव है, उसमें किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं है। माता एवं गर्भ में पल रहे भ्रूण है, उसमें क्या होता है, आरएच पॉजिटिव के बीच में पाई जाती है, यानी कि भ्रूण पल रहा है उसके गर्भ में, उसको अगर आरएच पॉजिटिव है और खुद महिला है वो क्या है, आरएच नेगेटिव है, तो इसमें देखो क्या होगा, अपरा द्वारा, क्योंकि जो भ्रूण होता है, भ्रूण को जो खाद्य पदार्थ या अन्य प्रकार की सामग्री जो मिलती है जीवित रहने के लिए गर्भ के अंदर, अपरा की सहायता से माता के गर्भ में मिलती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आरएच एंटीजन सहगर्भता में माता के आरएच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आरएच नेगेटिव रक्त से शिशु के आरएच जो पॉजिटिव है रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है, यानी कि इन दोनों का रक्त क्या हो जाएगा, आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव होने के कारण अलग अलग इनका संपर्क में किसने किसी वजह से आएगा। देखो इसी की वजह से क्या होगा, ऐसी दिशा में माता के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है, ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। यदि प्रवृत्ति गर्भावस्था होती है तो रक्त से आरएच नेगेटिव भ्रूण के रक्त आरएच पॉजिटिव में आरएच प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है, जिससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट होना शुरू कर देती है, क्योंकि ये क्या होगा, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से भ्रूण में क्या होगा, रक्त की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं आरबीसी है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो सकती है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है या उसे रक्ताल्पता यानी कि खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस यानी कि गर्भ रक्ताणु कोरकता इसको कहते हैं, यानी कि इस प्रकार की समस्या आती है तो उसको क्या कहेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति में बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद क्या देना चाहिए, आरएच प्रतिरक्षी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये होगा। इसी वजह से क्या होता है, रक्त देने से पहले आरएच नेगेटिव या पॉजिटिव को भी जांच की जानी चाहिए। हालांकि वैसे तो 80% जो मनुष्य है आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं, और तो कुछ 20% है जो आरएच नेगेटिव पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब दोनों का रक्त मिलेगा तो उसमें रक्त की कमी एक में हो जाएगी, क्योंकि ये प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त की कमी और कई प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है। अब देखिए इसमें रक्त संगंधन या रक्त का जमाव देखो, किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त संगंधन होता है, यानी कि जब शरीर पर किसी भाग में अगर बाहरी कोशिकाएं हैं उस पर नष्ट हो जाती है चोट लगने से, उसकी वजह से क्या होता है, रक्त बहने लगते हैं।
और आपने कभी कभी देखा होगा रक्त थोड़ी देर बहता है, उसके बाद वो ऊपर की तरफ जम जाता है, यानी कि रुक जाता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट, घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल या भूरे रंग का झाग या अवश्य देखा होगा। यानी कि कुछ समय बाद क्या होता है, जब चोट लगती है तो वहां पर क्या होता है, भूरी रंग का झाग या लाल रंग की एक परत सी बन जाती है। देखो ये होती क्या है, ये रक्त का संगंदन या थक्का है। ये जो बना आपके शरीर पर, ये क्या है, एक प्रकार का थक्का है, या इसको क्या कहते हैं, संगंदन कहते हैं, इनकी रक्त का जमाव हो गया है, जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे की जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं, जो फाइब्रिन रक्त प्लेज्मा में उपस्थित एंजाइम फाइब्रिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। उनके फाइब्रिनोजन की सहायता से क्या होता है, रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन बनता है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लेज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइम प्रतिक्रिया को श्रृंखला स्पानिंग क्रम से बनता है। एक चोट या घात में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि प्लेटलेट्स का भी इसमें काफी योगदान रहता है, जिसकी वजह से ये रक्त का थक्का बनता है। जिनके संगंदन की प्रक्रिया शुरू होती है, क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं, जो स्कंदन को क्या करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैल्शियम आयन की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। हमने पढ़ा कि प्लेटलेट्स में कैल्शियम और अन्य प्रकार के खनिज जो पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसमें एक प्रकार का कैल्शियम भी पड़ा था। ये भी एक रक्त को थक्का बनाने या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है रक्त का थक्का बनाने में। यानी कि यहाँ से आप याद रखना, रक्त का जमा हुआ रक्त का थक्का जमाने के लिए एक तो प्लेटलेट्स है, रक्त का थक्का बनाती है हमारे शरीर में। एक प्रोटीन जो होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो अपने शुरू में पढ़ा था, ये कहाँ पाई जाती है, ये प्लाज्मा में पाई जाती है। कुछ प्रोटीन पाई जाती है, 6 से 8% पाई जाती है, जो जो क्या करती है, अलग अलग कार्य करती है। इसमें से एक प्रोटीन थी फाइब्रिनोजन, ये क्या करती है, रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन बनाने का कार्य करती है। तो किसमें, अब देखो लसिका या उत्तक द्रव क्या होता है। लसिका या उत्तक द्रव, रक्त जब उत्तक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है, जब बड़े प्रोटीन अणु या संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। जल है, जैसे पसीना वगैरह हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो ये क्या करते हैं, सब जल वगैरह होते हैं हमारे शरीर में, रक्त के माध्यम से क्या होता है, एक शरीर के संपूर्ण शरीर में ये एक जगह से दूसरी जगह निकाल जाते हैं। किसकी वजह से, रक्त के माध्यम से। इस तरल को अंतराली द्रव या उत्तक द्रव कहते हैं। इसमें प्लेज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। जैसे प्लेज्मा में खनिज कण पाए जाते हैं, उसके समान इसमें भी क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। यानी कि लसिका द्रव है या उत्तक द्रव है, जो रक्त के माध्यम से क्या होता है, कोशिकाओं के बीच जो पोषक पदार्थ होते हैं या गैसों का आदान प्रदान होता है, वो किसकी वजह से होता है, लसिका द्रव या उत्तक द्रव की वजह से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ दिया जाता है। लसिका तंत्र में उपस्थित जल या द्रव तरल को लसिका कहते हैं। यानी कि लसिका क्या होते हैं, जो लसिका तंत्र होता है उसमें तरल होता है, उसको क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। जो क्या करती है, रक्त के माध्यम से कोशिकाओं के बीच जो पोषक पदार्थ है उन या गैसेज है, उनको आदान प्रदान करने का कार्य करती है लसिका द्रव या उत्तक द्रव है। लसिका क्या एक रंगीन द्रव है, इसमें किसी का कोई रंग नहीं होता है। इसमें विशिष्ट लिम्फोसाइड मिलते हैं। लिम्फोसाइड अपने बड़ा WBC के अंदर वो क्या करता है, वहां पर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। और यहाँ पर भी देखो, लिम्फोसाइड शरीर की प्रतिरक्षीय अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखना, लिम्फोसाइड शब्द जब भी आए, ये WBC के अंदर पाया जाता है। तो लिम्फोसाइड के लिए आप याद रख सकते हो, ये क्या करेगा, शरीर को प्रतिरक्षी अनुक्रिया के लिए क्या करता है, उत्तरदायी है। इनके शरीर की प्रतिरक्षा करने का कार्य करता है लिम्फोसाइड है। लसिका पोषक पदार्थ हार्मोन आदि के सेवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंतर अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। जो लैक्टियल वसा है, याद रखना, लैक्टियल वसा है जो शरीर में, वो लसिका द्वारा क्या करती है, अवशोषित की जाती है। तो ये अपना जहाँ तक था लसिका है, परिवहन जल के रक्त के प्रकार ABO आर समूह, ये पढ़ा। और इसके नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे परिसंचरण पथ है, इसमें हट के माध्यम से
जो रक्त है उसका संचरण किस प्रकार होता है, और मनुष्य का और अन्य जीवों में जो परिसंचरण तंत्र है किस प्रकार का होता है, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके साथ ये साइंस मैथ के लिए एक टेस्ट सीरीज भी नानी क्लासेस के ऐप पर चल रही है, बहुत ही शानदार। इसमें टोटल 15 टेस्ट है, 12 माइनर टेस्ट है, 2 रिवीजन टेस्ट और 1 मेजर टेस्ट होना है। बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इससे पहले जो वीडियो मैंने करवाई है वो भी आप साथ साथ में देखते रहना, क्योंकि पिछली बार भी अधिकतर प्रश्न जो 11वीं की जीव विज्ञान की बुक है यहाँ से आए थे, और अब की बार भी पूरी संभावना रहेगी यहाँ से ही लगभग प्रश्न बनने वाले हैं। और इसके अलावा तो बुक आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, इनको अनचार्टेड बुक्स और या RBC बुक्स है इनको आप जरूर पढ़ना, क्योंकि अधिकतर प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।